साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पांचों राज्यों के चुनाव आज खत्म हो चुके हैं। बंगाल के दूसरे फेज का चुनाव भी खत्म हो चुका है, जिसमें लगभग 91% के आसपास वोटिंग हुई है। इतनी बम्पर वोटिंग की उम्मीद किसी को नहीं थी। इसके ठीक बाद लगातार एग्जिट पोल आ रहे हैं। हर कोई एजेंसी अपने अपने तरीके से एग्जिट पोल दिखा रही है। हम इस वीडियो में एग्जिट पोल्स का डिस्कशन करेंगे। अपन लोगों का भी एक आकलन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि हम लोगों ने जो आज तक डिस्कशंस किए, जितना भी एनालिसिस किया, पत्रकारों को सुना, टीवी में लाइव कवरेज सुनी, ग्राउंड से जो भी रिपोर्ट्स आती थी, सबके एनालिसिस के बाद हमारा क्या एनालिसिस निकल के आता है उस पर भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि आज आखिरी फेज में टीएमसी ने पूरी कोशिश कर ली कि जितनी हो सके हिंसा कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं टीएमसी को लग गया था कि हार सुनिश्चित है। ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन होने जा रहा है और ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मोदी जी ने और अमित शाह ने अगले चुनावों की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। इन सब चीज़ों पर डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। एक एक करके हर चीज़ पर एनालिसिस करते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग मेरे को मैसेज करके पूछते हैं कि हम अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, अपने प्रॉफिट्स को और ज़्यादा कैसे बढ़ाएं। तो उन सब के लिए एक शानदार ऐप है मार्केट वुल्फ ऐप। ये सेबी द्वारा रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस ऐप के ज़रिए चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके। इसमें सबसे खास बात है इनका एक्सपर्ट पैनल, जो 1-on-1 कॉल करके आपको पर्सनली गाइड करता है कि आपको किस चीज़ में फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं कैसे यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर मैंने पिन डाला, पिन डाल करके लॉगिन किया, फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, जहाँ पर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाते हैं जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में इनको फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटे से अमाउंट इन्वेस्टमेंट के साथ भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जबकि दूसरी एप्स पर आपको 3 गुना ज़्यादा तक अमाउंट चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। साथ ही इनका एक इनबिल्ट फीचर होता है स्टॉप लॉस का। इस फीचर के जरिए ये आपको नुकसान होने से बचाता है। मान लीजिए ट्रेडिंग के जरिए आप एक लॉस तक पहुंच गए तो ये खुद ब खुद ट्रेडिंग रोक देता है ताकि आपको नुकसान बहुत ज़्यादा ना हो। इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। ये सारी फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी के साथ। जी हाँ, आप यहाँ सब कमोडिटीज यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में भी ट्रेड कर सकते हैं उतनी ही आसानी के साथ, सुबह 9 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक। साथ ही मार्केट वुल्फ फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है, जिसके जरिए कई लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। कई लोगों ने एक दिन में 11,000 से अधिक, एक महीने में 70,000 से अधिक और एक साल में 5 लाख से भी अधिक का प्रॉफिट कमाया है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ किसी तरह का कोई कमीशन भी नहीं लेता। मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, जिसके जरिए लोगों ने फायदा कमाया है। तो देर किस बात की, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आज ही जाकर के मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करें और अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एग्जिट पोल्स की। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल एग्जिट पोल के बारे में अलग अलग एजेंसी अपने अपने हिसाब से आकलन दे रहे हैं। टीएमसी को कई ऐसी एजेंसीज हैं जो जिता रही हैं, जैसे पीपल्स पल्स जो लगभग 177 से 187 सीट्स दे रही है और बीजेपी को 95 से 110 सीट्स दे रही है। इन्होंने टीएमसी की सरकार बना दी। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये रहे। इसके अलावा मेट्राइज का देखें तो टीएमसी यहाँ पर 125 से 140, पी मार्क को देखें तो 118 से 138, पोल डायरी को देखें तो 99 से 127 और जेवीसी को देखें तो 131 से 152। जो एक्सिस माई इंडिया का पोल आता है, जो इंडिया टुडे वाले करते हैं, जो प्रदीप जी करते हैं, उन्होंने कहा है कि हम अपना पोल कल देंगे। यानी कि बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। जब से 2024 के लोकसभा के इलेक्शन का पोल गड़बड़ाया है उनका, तब से ये फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। तो साहब, बीजेपी की सरकार बस एक ही पोल के अकॉर्डिंग नहीं बन पा रही, वो है पीपल्स पल्स। जी हाँ, बाकी सबके अनुसार बन रही है और बाकी सबके भी आप आंकड़े देखोगे तो बड़े फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं। बड़ा आसपास का सा दिया है, 10-20 अगर इधर उधर भी हो गए तो ये इस बात में ना हो कि हाँ भाई हाँ हमने तो नहीं दिया था, अब क्या करें, 5-6 सीटें आगे पीछे हो गई। क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा है कि 2024 के बाद से, जब से इनका पोल फेल हुआ है, तब से हर कोई डरने लगा है। अब साहब, बंगाल में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, उस पर भी एक आंकलन करते हैं। पहले मैं आपको कुछ घटनाएं दिखाता हूं। आज आखिरी फेज में कोशिश की गई हिंसा की, जहां पर टीएमसी वर्कर्स ने जहां हो सका नारेबाजी करने की कोशिश की, जहां हो सका हिंसा करने की कोशिश करी। यहां तक कि एक केस ऐसा भी आया है जहां बूथ पर ईवीएम के ऊपर जहां बीजेपी का चिन्ह था वहां टेप लगा दिया गया।
तो जो बीजेपी का कैंडिडेट था उसने देख करके फिर इसकी शिकायत करी और इसके बाद फिर वहां पर जांच चल रही है। अगर हुआ तो वहां का जो बूथ का जो पोलिंग है उसको कैंसिल करके दोबारा करवाया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था किसी भी जगह अगर जरा भी गड़बड़ी हुई तो वहां पर एक तरह से दोबारा पोल कराए जाएंगे, दोबारा वहां पर वोटिंग करवाई जाएगी। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। उधर ममता बनर्जी को अगर देखें तो ममता बनर्जी अपनी पुलिस को ही डरा रही हैं कि पुलिस वालों ये मत भूलो कि 4 मई के बाद तुम्हें यहीं रहना है। इस तरह से जितना भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डराने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, वो जो मशीन है देखो, जो ईवीएम पाई गई है जिस पर टेप लगा दिया गया था, सोचिए इसमें अधिकारियों को पता तो होगा अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो, ऐसा तो ही नहीं पता नहीं होता। किस लेवल पर जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं वो डरे रहते हैं ममता बनर्जी से कि इस लेवल की टेम्परिंग हो रही है और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। अगर ये वास्तव में हुआ है तो, क्योंकि हो सकता है फेक न्यूज़ भी हो, लेकिन अभी तक जितनी भी खबरें आई हैं सबसे पता चल रहा है कि ये हुआ है। और ये हुआ है फाल्टा नाम की जगह पर, जो कि साउथ 24 परगना की एक सीट है जहां से जहांगीर खान चुनाव लड़ रहा है। वही जहांगीर खान जो अजय पाल शर्मा जी के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था, और अजय पाल शर्मा जी जो आईपीएस हैं और यूपी कैडर से वहां गए ऑब्जर्वर के रूप में, उन्होंने भी जहांगीर खान और उसके परिवार वालों को हड़का दिया था कि किसी तरह से पब्लिक को डराने की कोशिश मत करना वरना वो हाल होगा कि याद रखोगे। उसी की सीट पर ये देखने को मिला है, वन ऑफ द बूथ पर। और ये जो पूरा जो लोकसभा का क्षेत्र है ये आता है अभिषेक बनर्जी के अंडर में, और अभिषेक बनर्जी का एक तरह से राइट हैंड है जहांगीर खान। तो किस लेवल से अभिषेक बनर्जी के राइट हैंड भी इस पूरे काम में, किस लेवल पे आप देखिए, यहाँ के आईपीएस जाकर के एक दिन पहले उसे समझा रहे हैं अपनी तरीके से कि ऐसा है, गड़बड़ी करने की कोशिश मत करना, बावजूद उसके वो इतनी हिम्मत रख रहा है कि ये सब चीजें हो रही हैं। कितना खौफ है टीएमसी का, और टीएमसी के गुंडे किस लेवल तक फैले हुए हैं कि इतनी सीआरपीएफ होने के बाद, इतने कैमरे होने के बाद, इतने एडमिनिस्ट्रेशन टाइट होने के बाद भी ये सब कर पा रहे हैं। तो ममता बनर्जी अपने इसी एडमिनिस्ट्रेशन को इनडायरेक्टली डरा रही हैं कि 4 मई के बाद भी यहीं रहना है, भूल मत जाना। और अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं वो बीजेपी को वोट देने वाले लोगों को डरा रहे हैं। इनका कहना यह है, अभिषेक बनर्जी एक कार के ऊपर खड़े होकर के माइक लेके बोल रहे थे कि पिछली बार तुम लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया था, मुझे पता है, वो तो हमारी दरिया दिली थी कि हमने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन याद रखना इस बार 4 मई के बाद तुम्हारा बाप अमित शाह तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब आप एक बात बताइए, ये इतनी घटना जो 2-4 मैंने बताई, तो बहुत थोड़ी सी घटनाएं हैं। न जाने कहाँ कहाँ हिंसा करने का प्रयास किया गया है। कहीं पर पता चल रहा है कि वो सेंट लगाने की कोशिश की गई है, कहीं पर स्याही लगाने की कोशिश की गई है कि जो बीजेपी का बटन दबाएगा उसकी छप जाएगी। तमाम तरह की हरकतें सुनने में आ रही हैं, पर मैं सभी का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा, मैं जब तक कंफर्म नहीं हो जाऊंगा कि ये बिल्कुल प्रूव्ड है तब तक नहीं करूंगा, क्योंकि अफवाह फैलाना भी ठीक नहीं होता। लेकिन गड़बड़ियां खूब हैं। ये तो सीआरपीएफ के जवान लेकर के जा रहे हैं, ये कोई झूठ थोड़ी है, ये देखो, ये तो सच ही है। तो इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है, लेकिन किसी भी एक वामपंथी पत्रकार ने इन सब चीज़ों पर कोई भी जिक्र किया आज तक? आप बताइए। तमाम तरह के वामपंथी पत्रकार हैं जो डेवलपमेंट खोजते रहते हैं, जो अलग अलग इंडेक्सेस खोजते रहते हैं, जिनके हिसाब से डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है, जिनके हिसाब से तो यूपी में बड़ा जो है डेमोक्रेसी खतरे में है, बिहार में खतरे में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है उनके हिसाब से वहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन बंगाल में खुलेआम ये सब चल रहा है, यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता, सब शांत पड़ जाते हैं, ऐसे हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और जब हम इन चीज़ों का जिक्र कर दें विद प्रूफ, तो हमको कह दिया जाता है कि आप तो साहब अंधभक्त हैं। इसमें अंधभक्त क्या है? विद प्रूफ आ रहे हैं। हम जिक्र कर दें तो अंधभक्त हो गए, और तुम उस चीज़ का जिक्र नहीं कर रहे तो तुम बहुत बड़े न्यूट्रल पत्रकार हो गए। किस तरह से ममता बनर्जी गुंडागिर्दी कर रही हैं। ईडी के जो ऑफिसर्स जाते हैं उनके हाथ से फाइल छीन ली जाती है, सीबीआई के ऑफिसर्स जाते हैं उनको पिटवा दिया जाता है, किसी ऑफिसर को वहाँ सेफली जाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, और इस चीज़ पर कोई डिस्कशन ही नहीं करता। एक चीज़ पर बात और मैं करना चाहूँगा, आप लोग खुद बताना, पूरे इस कैंपेन में, जो चुनावी कैंपेन ममता बनर्जी ने चलाया, इसमें ममता बनर्जी ने अपनी किस रैली में ये डिस्कस किया है या बोला है कि हमने पिछले 15 साल में इतनी नौकरियां दी, इतने स्कूल बनाए, इतने अस्पताल बनाए, इतनी सड़कें या इतने पुल बनाए, या इतनी महिलाओं को हमने रोजगार दिया, इतने युवाओं को रोजगार दिया, इतनी इंडस्ट्रीज लेकर के आए, इतना इन्वेस्टमेंट लेकर के आए? कभी भी एक भी इस तरह का कोई आंकड़ा बोला ममता बनर्जी ने?
ऐसा कौन सा पत्रकार है जिसने इन सब आंकड़ों पर चर्चा की हो कि वो देखो भाई टीएमसी ने तो पिछले 15 साल में कितना रोजगार दिया, कितनी इंडस्ट्रीज लेकर के आए। जबकि मैंने पहले ही बताया था 15 साल में 6000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज बंगाल छोड़ के बाहर जा चुकी हैं। इसके बारे में किस पत्रकार ने बात करी है आपसे? किसी ने बात नहीं करी होगी। सब ऐसे हो जाते हैं जैसे बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा सब कुछ बड़ा ठीक ठाक है। और ये सब पत्रकार इन्हीं सब आंकड़ों पे बात करेंगे जब यूपी का इलेक्शन आ जाएगा। ये सब इन्हीं आंकड़ों को देखते हैं जब गुजरात का, महाराष्ट्र का इलेक्शन आ जाता है। इनको लगता है यहां कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहां मिल नहीं पा रहा इन्हें। अभी कुछ दिन पहले देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है, दीनदयाल कॉरिडोर बन रहे हैं, कई सारे एक्सप्रेसवे और बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा आ रहा है। यूपी का बजट जो पहले 3 लाख करोड़ के आसपास का होता था वो बढ़कर के 9 लाख करोड़ का हो गया है। इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच बता रहा हूं मीडिया की। और एक चीज और, इस मीडिया को आप देख लो किस तरह से मीडिया एक्सपोज हो रहा है कि इस तरह के आंकड़े दे रहे हैं बड़े क्लोज कि गलत साबित ना हो जाए। अब देखो ये इसने दिया है मेट्राइज ने 125 से 140 टीएमसी और 146 से 161 बीजेपी। अब मान लो क्या कहा जाए, फर्ज कीजिए बीजेपी की आ गई 150 सीटें, ये बीजेपी या टीएमसी की आ गई 150 सीटें, दोनों ही केस में ही सही है, बोल देंगे हाँ 5-10 सीटों का तो ऊपर नीचे होता है। इस तरह से ये लोग खेलते हैं। अब आप कहेंगे क्या हम तो कुछ बताएं? देखो मैंने आपके सामने जो पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स चैनल है उस पर मैंने एक एक फेज का डिस्कशन किया था। अच्छा हाँ, एक सवाल और, आप में से कई लोग कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल एनालिसिस का वर्ल्ड अफेयर्स पर क्यों लेकर के आ रहे थे, पॉलिटिकल अफेयर्स पर लेकर के आइए। इसके 2 कारण हैं। पहला, इस चैनल पर भी कई लोगों ने डिमांड किया था कि कुछ वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बारे में आप बताइए, तो मैंने कहा चलो बताते हैं। दूसरा, अभी वर्ल्ड में ऐसी कोई खास एक्टिविटी हो भी नहीं रही कि इस पर वीडियो बनाया जा सके, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाता इस पर, तो यहाँ के लोग शिकायत करते हैं अगर मैं केवल पॉलिटिकल पे बनाता रहता हूँ तो मेरे लिए बड़ा फंसना हो जाता है। बट ये टॉपिक ऐसा है इलेक्शंस का, बंगाल इलेक्शन का, जिस पर पूरा देश बड़ा इंटरेस्टेड था, तो मैंने कहा चलो कवर करते हैं इसे, इसलिए मैंने ये 2-4-5 वीडियोस कवर किए हैं। बहरहाल, तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं, हमने जो एनालिसिस किया था, मैंने आपसे पहले भी कहा था, और अभी भी चेक कर लेना पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स नाम के यूट्यूब चैनल पर अभी भी वीडियो पड़ा है। शायद पहले फेज का जो एनालिसिस मैंने किया था, जब इलेक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, अप्रैल के स्टार्टिंग की बात है, उस वक्त ही मैंने बताया था कि हो सकता है कि बीजेपी 200 के आसपास पहुंच जाए सीट्स में, और पहले फेज में यह बताया था कि 100 से ऊपर चली जाए। ये मैंने 1-2 अप्रैल के आसपास ही बता दिया था कि पहले फेज में हो सकता है बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें मिले। और मैं बाकी यूट्यूबर्स को और टीवी के पत्रकारों को देख रहा था, ये अब जाकर के बता रहे हैं कि हाँ 100, 100, 110 तो आ ही जाएंगी। तो उस लेवल पर मैं डिटेलिंग कर रहा था, पूरा मार्च लगाया था पूरे बंगाल को स्टडी करने में, एक एक चीज पर माइन्यूट डिटेलिंग के साथ मैंने किया था स्टडी। और पहले फेज में 152 सीट्स हैं, आई थिंक 152 या 153, उसमें से बीजेपी आराम से 110 ला रही है, आराम से 110 से भी ऊपर आ सकती है। और दूसरे फेज में भी मैं बता रहा हूं, जो मेरे अनुसार जो बीजेपी का आना चाहिए वेस्ट बंगाल में, वो करीब करीब बता रहा हूं 200 के आसपास, ये प्लस माइनस 10 कर लेना, 190 के आसपास भी रह सकती हैं, 210 के आसपास भी जा सकती हैं, ये मुझे लगता है। बिल्कुल क्लियर कट होगा। और टीएमसी डबल डिजिट्स में रह जाएगी, हो सकता है टीएमसी की कुछ ऐसे आ जाएं 70-80 के आसपास सीटें, तो हो जाएगा ना 294 और 2-4-5 सीटें दूसरों को मिल जाएंगी, ऐसा लगता है, बाकी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि खेल बड़ा, 93% वोटिंग पहले फेज में, 91 से भी ऊपर अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है उसमें दूसरे फेज में। तो भाई लोग बाहर निकल के वोट दिए हैं, जिन लोगों का वोट पहले अपने आप पड़ जाता था बैठे बैठे, वो अब नहीं पड़ रहा है, खुद आकर के वोट दिए हैं। कोलकाता में जहां लोग आकर के वोट देते नहीं थे, आज देखा जा रहा है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, सोसाइटीज के लोग आकर के वोट दे रहे हैं। तो भाई लोग वोट तभी देने आते हैं जब उन्हें लगता है कि मुझे कुछ बदलाव लाना है, या तब आते हैं जब उन्हें जो सरकार चल रही है वो रोकनी है कैसे भी करके। तो टीएमसी सरकार इतनी पॉपुलर नहीं है वहां, कैसे रोकना चाहते हैं लोग। गढ़ है ममता बनर्जी का, अच्छा खासा होल्ड है बंगाल पर वो डर की वजह से है, ना कि लोगों की बड़ा प्यार मिल रहा है, ऐसा नहीं है। असम की बात करें तो असम पर तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि असम में 126 में से एनडीए करीब करीब 100 के आसपास ले आएगी, और सबके सब वही कह रहे हैं। ये पीपल्स पल्स कह रहा है कि 68 से 72 आएगा, मेट्राइज कह रहा है कि 85 से 95, पोल डायरी कह रहा है 86 से 101, एक्सिस माई इंडिया कह रहा है 88 से 100। तो इतनी आएगा, वह एक तरफा लहर थी, और जिस हिसाब से कांग्रेस में खुद में बगावत थी वो नहीं ला पाते। और इसका भी मैंने पूरा एनालिसिस किया है,
असम की मतलब 1950 से लेकर के अब तक असम में किस तरह से अलग अलग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, कौन कौन सी पार्टीज बनी, किस पार्टी का क्या होल्ड रहा, किस तरह से वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान होने के बावजूद भी बीजेपी सत्ता में आ गई, और कैसे अब तीसरी बार आने को है। पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये भी आप समझ रहे हैं, तो मेरा आंकड़ा ही वही है जो इनका है, ले देखिए, मतलब ये वाला आंकड़ा है 100 के निकट वाला। अब आइए केरलम। केरलम में बड़ा साहब फिर से इन्होंने वही बंगाल वाला हल किया है। एलडीएफ और यूडीएफ, एलडीएफ की भी सरकार है जो लेफ्ट की सरकार कही जाती है, और यूडीएफ जो कांग्रेस लेड जो अलायंस है उसको बोला जाता है। तो मेट्राइज कह रहा है इसमें सीट है 140 और मेजोरिटी 71 पे। मेट्राइज कह रहा है कि 60 से 65 इनकी आएंगी, 70 से 75 इनकी आएंगी, फिर वही आसपास वाली बात। पी मार्क कह रहा है सेम। पीपल्स पल्स कह रहा है 55 65 75 85, वही लगभग सेम। एक्सिस माई इंडिया कह रहा है 49 से 62 एलडीएफ की आएंगी और 78 से 90 आएंगी यूडीएफ की, फिर वही बात। और जेवीसी कह रहा है 52 से 61 72, वही ले दे के वही है, 10-5 सीटों का अंतर है। एनडीए जो बीजेपी लेड अलायंस है 3 से 5 सीटें दे रहे हैं सबके सब। अब इसमें एक खेल है, एक इसमें पेच है। मैंने आपसे कहा था एक बार किसी वीडियो में कि देखना इस बार के चुनावों में केरला चौंकाएगा, केरला चौंकाएगा, हो सकता है तमिलनाडु भी चौंका दे, दोनों चौंका दे, और दोनों जगह किसी एक गुट की सरकार आ ही ना पाए, ये भी हो सकता है। कारण क्या है, कारण पे आइए देखिए। केरला देखिए, केरला में जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है कांग्रेस वाला, और एक है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसकी सरकार अभी है कम्युनिस्ट पार्टी का। तो मैं एक आंकड़ा आपको दिखाना चाहूंगा, ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन का आंकड़ा है। यूडीएफ कांग्रेस वाले गुट को जो वोटिंग परसेंटेज मिला था वो 45% मिला था। अच्छा एक चीज और, कभी भी आप एनालिसिस किया करें तो कभी सीट देख के ना करें, जैसे ये करते नहीं है टीवी वाले ना, सीट देख के नहीं, हमेशा वोटिंग परसेंटेज पर ध्यान रखें। कभी आपको ये देखना हो कि यहाँ क्या हो सकता है, तो वोटिंग परसेंटेज देख लो, जितनी भी पार्टीज लड़ रही हैं उनको पिछले चुनाव में कितना मिला था, उससे पिछले में कितना मिला था, उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस बार क्या चांसेस है। ठीक है, सीट्स देख के नहीं अंदाजा लगता। तो देखो 45% वोट मिले थे लोकसभा वाले में, एलडीएफ को लेफ्ट वाले को मिले थे 33% और एनडीए को मिले थे 19%, 19.5% वोट। अब थोड़ा बैक में जाइए, इससे पिछले वाले चुनाव में 47% मिले थे इनको, 35% मिले थे इनको और 15% मिले थे इनको। 2019 का लोकसभा का इलेक्शन जिसमें मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, कहने का मतलब लोकसभा तो चलो 15% और 19% है, अगर हम असेंबली की बात करें तो 2021 में जो चुनाव हुए थे उसमें इनको नहीं मिले थे इतनी परसेंटेज ऑफ वोट। बीजेपी धीरे धीरे केरल में 19.5% तक आ गई है। इसे आप हल्के में ना लें, इस बार ग्राउंड लेवल में बहुत अच्छा काम किया आरएसएस ने वहाँ पर। अगर ये 19.5 से बढ़ के 24-25% हो गया तो यहाँ किसी की सरकार नहीं आ पाएगी, ना एलडीएफ ना यूडीएफ ना एनडीए, बीजेपी की भी नहीं आ पाएगी, फंस जाएगा मामला। और ऐसी फंसी हुई खिचड़ी में अमित शाह किस तरह से खेल करते हैं आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से ये दिखा रहे हैं एलडीएफ और यूडीएफ का भिड़ंत, सही दिखा रहे हैं, ठीक है, ये खुद क्लियर नहीं है कौन जीतेगा, बट मैं कह रहा हूँ कि तीसरा प्लेयर भी हो सकता है कोई, और न भी हो तो इतनी खिचड़ी हो जाएगी कि सरकार कोई ला ही नहीं पाएगा। केरल में ये एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। जमीनी स्तर पर आरएसएस ने काम किया है, जमीनी स्तर पर बीजेपी ने कोशिश करी है क्रिश्चियंस वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की, बहुत तगड़ी कोशिश की गई है। इस फैक्टर पे कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ टीवी पे कोई नहीं कर रहा। तो केरल में ये एक बड़ा फैक्टर होने वाला है, केरल चौंकाएगा, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, रिजल्ट पर मैं कोई भविष्यवाणी नहीं दे सकता, बट आप हैरान होंगे। ठीक है, इसके बाद आइए तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में जनरली देखा जा रहा है कि डीएमके को जिता रहे हैं। तमिलनाडु में सीट है 234, मेजोरिटी 118 पे है, और ये मेट्राइज कह रहा है 122 से 132, पी मार्क 125 से 145, पीपल्स पल्स 125 से 145, और जेवीसी नहीं जिता पा रहा है इनको। तो इन सब ने कहा है कि डीएमके जीतेगी, जिसमें वो कांग्रेस वाला गुट भी जो है,
और एनडीए पीछे रह जाएगी बहुत, जिसमें एआईएडीएमके और बीजेपी मिलकर के लड़ रहे हैं। इनको तो बता रहे हैं 60 से 80 सीटें यहाँ करके रह जाएंगी, बस एक है जो इनको मेजोरिटी दिला रहा है, वो है जेवीसी। अच्छा, इसमें एक्सिस माई इंडिया का नहीं दिया ना, चलिए एक जो एक्सेस वालों का है इसमें है, हाँ ये एक्सेस माई इंडिया वालों का, इसमें इन्होंने काउंट नहीं किया है, मैंने जहाँ से निकाला है उसने ये किया नहीं है। चलो, एक्सेस वाले ने एक बड़ा ही रोचक वो दिया है आंकड़ा, इन दोनों की सीटें बड़ी कम दी है, कितनी दी है मुझे याद नहीं है, बट ये टीवी की जो पार्टी है इसको दे दी है 90 से 100 सीटें, 90 से 100 है, आई थिंक 120, आई थिंक 120 सीटें दी हुई हैं, जो भी है मतलब 100 के आसपास मान लो, 100 सीटें दे दी हैं टीवी के को। और टीवी की नई पार्टी है एक्टर विजय की पार्टी, याद कीजिए मैंने इसके बारे में बताया था, एक्टर विजय, हाँ विजय गेट सरप्राइज बूस्ट फ्रॉम एक्सेस माई इंडिया, टीवी के प्रेडिक्टेड टू बी द किंग, ये एक्सेस माई इंडिया ने कहा है। इन्होंने कितना कहा है, इन्होंने कहा है 98 से 120, ठीक है, डीएमके को, एआईएडीएमके को 22 से 32 और टीवी के को भी इतनी ही दी है लगभग, ठीक है। तो ये जिता रहे हैं इनको, और टीवी के पार्टी वही है जो एक्टर विजय की पार्टी है, और एक्टर विजय ने 2024 में ये पार्टी बनाई है, और एक्टर विजय ने जब इस पार्टी की पहली बार रैली करी थी तो करीब करीब 8 लाख लोग आए थे, 8 लाख लोग, इसमें भगदड़ मच गई थी, फिर कुछ लोगों के लग गई थी, ये सारी बातें जो आई थी। इनकी पार्टी तो 2024 में बनी है, लेकिन इन्होंने कई सारे ऐसे एनजीओ टाइप के बना रखे थे जिसमें ग्रुपिंग हो रखी थी कई लोगों की। ये ग्रुप्स 2009-10 से अलग अलग पार्टीज़ की सहायता कर रहे थे, वहाँ पर लोगों की हेल्प कर रहे थे, लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे थे। और जब 2012 आई थिंक 11 में, हाँ 2011 में जब इलेक्शन हुआ था, तब उस वक्त इन्होंने एआईएडीएमके को सपोर्ट किया था और जितवाया भी था उनको। तो इनकी ग्राउंड पर पकड़ अभी से नहीं, 2009 से है, पार्टी के फॉर्म में वो 2024 में आई है, और इस बार ये ज़्यादा सीटें ले आए तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी। पार्टी जो ये सरकार में आएगी नहीं आएगी मैं कह नहीं सकता, बट आप खुद देख लो, जब ये एक्टर विजय इतनी ज़्यादा पॉपुलर हैं तो ना तो ये आ रहे, ना ये आ रहे, और ना ये आ रहे, तीनों में से कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ भी खिचड़ी है, ये भी चौंकाएगा, इसलिए कह रहा हूँ ये भी चौंकाएगा, ये भी चौंकाएगा। तैयार रहिए, जो ये कह रहे हैं कि यहाँ डीएमके जीत जाएगी और यहाँ भी कांग्रेस आ जाएगी, वो कुछ भी बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, बट जब आप एनालिसिस एक एक चीज़ का करेंगे तो पता चल जाएगा। और बीजेपी को भी आप कमज़ोर ना समझे तमिलनाडु में, क्योंकि फिर से आई है परसेंटेज ऑफ वोट्स पर बीजेपी। लोकसभा इलेक्शन 2024 लगभग जो एनडीए है बीजेपी वाला, इसको मिला है 18% वोट, तो अच्छा खासा था, 11 से बढ़कर के 18 हो गया था, पहले 11% ही मिला था। तो ये भी धीरे धीरे काम कर रहे हैं, और अन्ना मलाई भी पॉपुलर हैं, वो भी अंदर ही अंदर उन्होंने भी काम किया है। तो एआईएडीएमके को जो बहुत कम सीटें दी जा रही हैं, मैं ये नहीं मानता कि 60 से 80 रह जाएंगी, हो सकता है एआईएडीएमके और एनडीए या जो एनडीए है ये करीब करीब 100 के आसपास आ जाए, ये भी हो सकता है ये भी 100 के आसपास आ जाए, या हो सकता है ये केवल 34 रह जाए, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है ये 100 आ जाए, ये 34 रह जाए, ये कुछ भी हो सकता है, ये तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, सो कुछ नहीं कह सकते आप। तो ये स्थिति चल रही है इन दोनों में। और पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में तो एक तरफा बीजेपी को जीता हुआ दिखा रहे हैं, 30 सीटें हैं, 30 में से सबका अप्रॉक्स यही है 16 से 19, तो इसमें तो आराम से जीती जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं पुडुचेरी में। हैरानी की बात यह है कि वहाँ उतना ज़्यादा एफर्ट लगाए नहीं, वहाँ आराम से जीत रहे हैं, असम अच्छे से जीत रहे हैं। तो ये पूरा एक खेल चल रहा है। देखने वाली बात यह है कि अच्छा एक बात और बता दूं आपको, बंगाल में सीआरपीएफ अगले 2 महीने तक रहेगी, ऐसा अमित शाह ने कहा है। मान लीजिए बंगाल में टीएमसी की पार्टी सरकार में आ जाती है तो ये हिंसा करेंगे बीजेपी वालों पे, तो उसके लिए रहेगी। और मान लीजिए बीजेपी सरकार खुद आ जाती है, तब भी संभावना है कि टीएमसी वाले गुंडागिर्दी करें, तो उसके लिए भी रहेगी। बट ये चीज़ मुझे थोड़ी पच नहीं रही। अगर ये अमित शाह ने ऐलान कर दिया है और मान लो बीजेपी की सरकार आ गई, तो उनकी जब सरकार आई जाएगी तो टीएमसी वालों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी कि निकल करके हिंसा कर लें। चलो मान लिया। दूसरा, इस स्तर पे आप 2 महीने के लिए रख रहे हो, क्या बीजेपी की सरकार आ भी जाएगी तो आप 2 महीने तक इतना कंट्रोल नहीं कर पाओगे? मुझे लगता है कि
सीआरपीएफ रखने का वहाँ पर कोई और भी उद्देश्य हो सकता है। हो सकता है सीआरपीएफ 2 महीने तक रह कर के वहाँ वो दवाई छिड़के कि जितने भी ये बाहर के आए हुए हैं ना, सबको 2 महीने में बाहर करे। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ये सोचा हुआ है कि अगर हम बंगाल में आए तो बंगाल में ऑपरेशन क्लीन बंगाल बहुत तेज चलाना है। जैसे यूपी में योगी जी ने जो काम 10 साल में किया है, ये बंगाल में वो चीज़ 2-3 साल में करना चाह रहे हैं। और 2 महीने के अंदर अंदर इतनी दवाई छिड़क दी जाएगी कि सारा कचरा, सारे कीड़े जितने भी हैं बाहर हो लेंगे अपने आप। ऐसा लग रहा है। ये जो सीआरपीएफ का जो पॉइंट है ये बड़ा ही रोचक है। देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद है मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाया हूँगा कि किस तरह से पूरा गणित चल रहा है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये जीतेंगे या ये जीतेंगे, बंगाल पर सबकी नज़र है। बाकी आगे जो भी अपडेट आती है वो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में मैं बस यही बताना चाहूंगा कि मार्केट वुल्फ बड़ी तेजी से इंडिया में बढ़ रहा है। इसके 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो आप भी आज ही अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करें, मार्केट वुल्फ के साथ जुड़ें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया है। आज ही मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करें।